अध्याय 1 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो आज हम करेंगे अध्याय 1 के प्रश्न उत्तर। अध्याय 2 के हमने उस दिन कर लिए थे। प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से। अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? तो मध्यकाल में गांवों से आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज और संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्तियों को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। मध्यकाल में क्या है? गाँव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति, मतलब गाँव में कोई भी अनजान व्यक्ति आया तो और वो हमारी समाज का भी नहीं, हमारी संस्कृति का अंग भी नहीं है, तो उसे क्या बोला जाता था? विदेशी। ऐसे व्यक्तियों को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। तो विदेशी को हिंदी में क्या बोलेंगे? परदेशी, और फारसी भाषा में बोलेंगे अजनबी। अब ये अगला प्रश्न है, इसमें बताना है ये सही है या गलत है। सन 1700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते, तो ये बात क्या है? सही है, क्योंकि 1700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। दूसरा, इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। इस काल के दौरान मतलब कौन से? 700 काल के दौरान, सन 700 के काल दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। यह भी सही है। तीसरा है, कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ साथ कभी कभी वनवासी अपनी ज़मीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। कभी कभी क्या होता था? खेती का विस्तार करना होता था, तो उसके लिए कभी कभी वनवासी क्या करते थे? उनको उनके घरों से भी बाहर कर देते थे, उनकी खेती भी छीन लेते थे। ये सही है कि? हाँ, ये सही है। अगला, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। जो सुल्तान गयासुद्दीन बलबन था वो असम, मणिपुर और कश्मीर का शासक था? नहीं था, ये गलत है। रिक्त स्थानों को भरें। अभिलेखागार में डेश रखे जाते हैं। अभिलेखागार में क्या रखे जाते थे? दस्तावेज। अगला, डेश 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। 14वीं सदी का इतिहासकार कौन था? जियाउद्दीन बर्नी। ये 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। तीसरा नंबर है ग, खाली 4 खालिस्तान है और देश खालिस्तान। इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ फसलें हैं। तो क्या क्या फसलें लाई जाती थी बाहर से? आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और लास्ट वाले में आ जाएगा कॉफ़ी। इस उपमहाद्वीप के काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें हैं। प्रश्न 4, इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की तालिका दें। 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जिसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों का प्रयोग शुरू हो गया था। 700 से 1750 के बीच में क्या हुआ? 1000 वर्ष हो गए, 1000 साल हो गए। इनके समय अलग अलग समय नई नई मशीनों का निर्माण हुआ, जिसे सिंचाई करने के लिए रहट का, कताई करने के लिए चरखे का और युद्ध में बारूद वाले हथियारों का प्रयोग करना शुरू हो गया था। प्रश्न नंबर 5, इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। 1000 वर्षों के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। लोगों में दैविक आस्था व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर थी। मतलब 1000 वर्षों के दौरान क्या बहुत सारे धर्म के अंदर परिवर्तन आए। तो क्या हुआ? लोगों में जो भगवान के प्रति जो आस्था थी वो खुद पर्सनल व्यक्तिगत स्तर पर भी थी और पूरे समूह में भी थी। हिंदू धर्म में नई देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और पुरोहितों का महत्व बढ़ा, जो कि ब्राह्मण हुआ करते थे। हिंदू धर्म में क्या हुआ? नए देवी देवताओं की पूजा। हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी, राजाओं द्वारा मंदिरों का भी निर्माण किया जाने लगा और पुरोहित मतलब पंडितों का भी महत्व बढ़ा, जो कि ब्राह्मण हुआ करते थे। इस काल में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ, मतलब लोग भगवान के मंदिर जाएंगे तो भक्ति भी शुरू होगी, तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जो कि कर्म कांडों के आलोचक थे। मतलब जो बुरे कर्म करते थे, बुराइयां करते थे, उनकी आलोचना करते थे। इस काल में 7वीं सदी में इस्लाम और 16वीं सदी में ईसाई धर्म का भारत में उदय हुआ। तो 7वीं सदी में तो कौन सा? इस्लाम धर्म का, और 16वीं सदी में ईसाई धर्म का भी उदय हुआ। आइए समझें। प्रश्न नंबर 6, पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला? तो पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द के अनेक परिवर्तन हुए। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका अर्थ था गंगा यमुना के बीच में स्थित क्षेत्र और पंजाब हरियाणा से था। देखो,
13वीं सदी में क्या हुआ, जब फारसी के इतिहासकार थे मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका उस समय अर्थ क्या था, गंगा यमुना के बीच में स्थित क्षेत्र और पंजाब हरियाणा से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में इन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। तो मिनहाज सिराज ने क्या करा, इस शब्द का प्रयोग कौन से इलाकों के लिए किया, जो सुल्तान, दिल्ली का जो सुल्तान था, दिल्ली का जो राजा था मिनहाज सिराज, उसके अधिकार क्षेत्र में जो जो क्षेत्र आते थे उसके लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। इसके अलावा बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस लिए किया, इस उपमहाद्वीप की मतलब इस भारत देश की, यहाँ की भूगोल मतलब चारों ओर का जो वातावरण है वो, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति के वर्णन के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि और अमीर खुसरो द्वारा प्रयोग किया गया। शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जब भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। तो ये जो प्रयोग था 14वीं सदी के जो कवि अमीर खुसरो थे उन्होंने पहले से ही इस शब्द का प्रयोग कर दिया था, मगर जब भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे। जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी जिससे कि अपनी जाति के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित कर सके। इस नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी जिसे कुछ इलाकों में जाति या पंचायत कहा जाता था, लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। अब जो जातियाँ थी ना सब अपने अपने नियम बना ली थी ताकि अपने समाज के लोगों को अपने आधार पर मतलब नियंत्रित किया जा सके। तो इन नियमों का पालन क्या करती थी, जाति के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी एक सभा करवाती थी जिसे कुछ इलाकों में जाति या पंचायत कहा जाता था, लेकिन जातियों को अपने निवास के गाँवों में के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। प्रश्न नंबर 8, सर्व क्षेत्रीय समाज से आप क्या समझते हैं। सर्व क्षेत्रीय समाज से तात्पर्य उस साम्राज्य से है जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बना हो, जैसे सल्तनत साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आदि। सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से क्या तात्पर्य हो गया, ऐसा क्षेत्रीय राज्य मतलब अनेक क्षेत्रीय राज्यों मतलब छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर जो समाज बना जाता था उसे बोला जाता था क्षेत्रीय समाज, जैसे सल्तनत साम्राज्य और मुगल साम्राज्य। प्रश्न आइए विचार करें। पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन सी समस्याएं आती थी। पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने निम्न समस्याएं आती थी। कई बार पांडुलिपियों की लिखावट को समझने में दिक्कत आती थी। पांडुलिपि मतलब एक तरीके से पत्थर पर लिखा जाता था या पत्तों पे लिखा जाता था। आज तो इनको लिखने में भी दिक्कत आती थी और जो लिखा हुआ है उसको समझने में दिक्कत आती थी। आज हमें कई लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। तो आज हमें बहुत सारे लेखक हुए उनकी पांडुलिपि मूल तो कहीं मिलती नहीं है, लोगों ने उनकी नकल कर करके किताबें लिख ली, तो कई शब्द का हेरफेर भी हो गया। मूल पांडुलिपि की नई प्रतिलिपि बनाते समय लिपिक छोटे मोटे बदल करते चलते थे। अब दूसरों की राइटिंग अगर हम कॉपी किसी की लेते हैं, हमें राइटिंग नहीं समझ आती तो उसने गलत लिखा होता है तो हम भी गलत लिख लेते हैं। तो इस तरह मूल पांडुलिपि की नई प्रतिलिपि बनाते समय लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपि और एक कॉपी नहीं बनती थी। किसी ने बना दी, फिर तो 2-4 साल बाद किसी और कोई और बना रहा है, तो और नकल की नकल जैसे चलती थी। तो क्या होता था, उसमें फेरबदल हो जाता था। अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। अगला, इतिहासकारों को बाद की लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता था। और इतिहासकारों को बाद की लिपि को मतलब जो लास्ट में प्रति आएगी मतलब उसकी जेरोक्स आएगी उसके ऊपर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता था। प्रश्न 10, इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं। क्या इस कार्य में उनके सामने कई कठिनाई आती है। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। अधिकतर इतिहासकार करते थे आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के कालखंडों मतलब जो पुराना समय था उसकी विशेषताएं तय करते हैं। इन आधारों पर इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में बांटा गया है। कालक्रम को विभाजित करते समय इतिहासकारों के सामने ये समस्या उत्पन्न होती है कि वे किस महत्वपूर्ण घटना के बाद कालक्रम का विभाजन करें। प्रश्न नंबर 11, अध्याय में दिए गए मानचित्र 1 तथा मानचित्र 2 की तुलना उपमहाद्वीप के आज के मानचित्र से करें। तुलना करते हुए दोनों के बीच जितनी भी समानताएं और असमानताएं मिलती है उनकी सूची बनाइए।
मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था और मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया। दोनों मानचित्र में कुछ समानता और असमानता थी। तो पहले देखेंगे हम समानता। दोनों मानचित्र में क्या समानता थी? इस मानचित्र में वर्तमान मानचित्र की भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया गया है। इस मानचित्र में कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कन्नौज, सूरत आदि। असमानता, अब इनमें असमानता मतलब समान क्या नहीं था। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज हम उत्तर भारत खोजेंगे, और ये खोजेंगे करना या देखेंगे। और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। यह मानचित्र आज के मानचित्र से काफ़ी भिन्न है, जबकि हमारे यहाँ पे श्रीलंका का है, दक्षिण में है। और जी वही हो गया, जिसको आज हम उत्तर भारत बोलते हैं, दक्षिण भारत बोलते हैं, वो उसमें उत्तर भारत दिखा रखा है। तो ये मानचित्र आज के मानचित्र से काफ़ी भिन्न है, लेकिन फ्रांसीसी मानचित्रकार के मानचित्र में आज के मानचित्र से थोड़ी सी भिन्नता है। जैसे बम्बई क्षेत्र और गुजरात क्षेत्र का मानचित्र आज से भिन्न है। प्रश्न नंबर 12, पता लगाइए कि आपके गांव या शहर में अभिलेख कहाँ रखे जाते हैं, मतलब जो रिकॉर्ड होता है वो कहाँ रखे जाते हैं। इन अभिलेखों को कौन तैयार करता है? क्या आपके यहाँ कोई अभिलेखागार है? उनकी देखभाल कौन करता है? वहाँ किस तरह के दस्तावेज संग्रहित है, उनका उपयोग कौन लोग करते हैं? तो ग्रामीण क्षेत्रों के अभिलेख जिला मुख्यालय में रखे जाते हैं। इन अभिलेखों को विभिन्न विभाग के कर्मचारी तैयार करते हैं, मतलब अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग विभाग के कर्मचारी तैयार करते हैं। तथा शहरों के अभिलेख नगर निगम कार्यालयों में रखे जाते हैं। और ऐतिहासिक अभिलेखों को अभिलेखागार में रखा जाता है। अभिलेखागार की देखभाल उसके अंदर नियुक्त कर्मचारियों द्वारा की जाती है। इनका उपयोग शोधार्थियों द्वारा अथवा विभिन्न विभागों द्वारा समय समय पर किया जाता है। धन्यवाद। ये हमारे लेसन 1 के क्वेश्चन हुए।